नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी एस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर 19 नवंबर 2020 का। तो इसके बाद हम जो मेन टॉपिक जो होंगे, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और बाकी अदर एग्जाम के लिए भी जो इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एचआईवी रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन, उसके बाद में गिलन बरे सिंड्रोम, हरिकेन इयोटा और केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एचआईवी रोकथाम के लिए वैश्विक रोकथाम गठबंधन, यानी कि ग्लोबल प्रिवेंशन कोएलाइशन फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। तो इसके हम देखेंगे कि इसके प्रमुख बिंदु कौन से होंगे या फिर यूएनएआईडीएस जो है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको 18 नवंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने एचआईवी रोकथाम के लिए वैश्विक निवारण गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। क्या कहा गया है कि 18 नवंबर जो 2020 को क्या हुआ, यानी कि कल के दिन क्या हुआ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने एचआईवी की रोकथाम के लिए, जो एचआईवी जो है बीमारी जिससे एड्स फैलता है, उसकी रोकथाम के लिए वैश्विक निवारण गठबंधन की मंत्री परिषद बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इसके जो प्रमुख पहलू होंगे वो कौन से होंगे? तो प्रमुख इसके जो पहलू हैं वो हमारे होंगे, यह बैठक वैश्विक एचआईवी रोकथाम गठबंधन की ओर से यूएनएआईडीएस और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? यूएनएआईडीएस और यूएनएफपीए के द्वारा। सेकंड क्या दिया गया है आपको? जो यूएनएआईडीएस जो है वो क्या है? तो यूएनएडीएस एक समस्या समाधानकर्ता की भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? समस्या समाधानकर्ता की भूमिका निभाता है। सेकंड हमारा इसमें क्या होगा? यूएनएडीएस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल ECOSOC द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र संयुक्त कार्यक्रम है। उसके बाद में हम बात करेंगे यूएनएआईडीएस वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्सों के रूप में एड्स को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि यूएनएआईडीएस जो है वर्ष 2030 तक जो एड्स की जो बीमारी है, जो एचआईवी जो है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है? अपनी 37वीं बैठक में यूएनएडीएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ने वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। क्या कह रहे हैं कि 2030 तक जो है एड्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए एक नया मॉडल तैयार किया गया है। जो यूएनएआईडीएस जो है वो वर्ष 2016 से 2021 की रणनीति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पहली है जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है, जिसने अगले 15 वर्षों में वैश्विक विकास नीति के लिए रूपरेखा तैयार की है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा हमारा कि 2030 तक जो है एड्स की जो बीमारी है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक जो एड्स की जो बीमारी है, जो एचआईवी द्वारा फैलती है, तो उसको खत्म करने की जो है कोशिश की जा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है सेकंड गिलन बर्रे सिंड्रोम। क्या है गिलन जो बर्रे सिंड्रोम जो है वो क्या है? तो भारत में अगस्त 2020 में
ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गिलन बर्रे सिंड्रोम से पीड़ित पाया गया। क्या कहा गया है? इन इंडिया सिंस अगस्त 2020 causes have been reported in which some patients infected with COVID-19 have been found suffering from गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी GBS। यानी कि जो कोविड-19 से संक्रमित जो रोगी थे उनमें अब गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम से वो पीड़ित पाए जा रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम जो है वो एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे प्रमुख बिंदु जो रहेंगे वो क्या होगा इसका? मुंबई में न्यूरोलॉजिस्ट का एक समूह अब इन मामलों एवं उनके लक्षणों की मैपिंग कर रहा है। कहां पे कर रहा है? मुंबई में। और कौन? न्यूरोलॉजिस्ट का एक समूह जो है वो इन मामलों के लक्षणों की जो है मैपिंग कर रहा है। इसके जो प्रमुख बिंदु रहेंगे वो हमारे क्या होंगे? मुंबई में न्यूरोलॉजिस्ट का एक समूह अभी इन मामलों में एवं उनके लक्षणों की मैपिंग कर रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि गिल्लन-बर्रे सिंड्रोम जो है यानी कि GBS जो है वो है क्या। तो नंबर 1 पे हमारा यहां पे होगा, यह एक बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है। क्या है? यह एक बड़ा ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है। सेकंड हमारा क्या होगा? GBS बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण के कारण होता है। जो GBS है वो किसी बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के द्वारा फैलता है और इस प्रकार से ग्रसित रोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस को मारने के प्रयास में गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से समृद्ध होता है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो इस प्रकार के जो है अतीत में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के मरीजों में GBS के लक्षण दिखाई देते थे, जैसा कि जिका हो गया, HIV हो गया या फिर हर्पीस वायरस हो गया। उसके अलावा एक जो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी से संक्रमित लोगों में देखा गया था। लक्षण की अगर बात करें कि जो GBS है उसमें लक्षण क्या होते हैं, तो इसके प्रमुख लक्षण आपके होंगे त्वचा में खुजली होना होगा, आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, आपके हाथ गोडों पैरों में दर्द रहना शुरू कर देता है और सुन्न हो जाती है कभी कभार। ये लक्षण पहले पैरों और हाथों में उभर सकते हैं। इससे व्यक्ति की पैरालिसिस का अनुभव होने लगता है जो अस्थायी हो सकता है, किंतु 6 या 12 महीने या उससे अधिक समय तक रह सकता है। तो इसके लक्षण भी आपने देख लिए होंगे कि GBS के लक्षण क्या क्या होंगे। अगर किसी में भी इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं तो टाइम पे डॉक्टर से चेक करवाएं कौन से लक्षण होंगे। खुजली होगी बॉडी में, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और जब दर्द या फिर आपको सुन्न हो तो उस टाइम आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हरिकेन इयोटा। हरिकेन इयोटा क्या है? 16 नवंबर 2020 को हरिकेन इयोटा मध्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से टकराया और श्रेणी 5 के हरिकेन के रूप में विकसित हो गया। यह क्या है? एक प्रकार का साइक्लोन है। 16 नवंबर 2020 को जो है हरिकेन इयोटा मध्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से टकराया और श्रेणी 5 के हरिकेन के रूप में विकसित हो गया। यहां पे देखेंगे सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। यहां पे आपको श्रेणी दी गई है, आप देख लीजिएगा। सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल में 1 से 5 तक रेटिंग होती है जो हरिकेन की गति पर आधारित होती है। यह स्केल संपत्ति के संभावित नुकसान का अनुमान लगाता है। यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि श्रेणी, मान लो कि पहली श्रेणी में क्या है, 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर रफ्तार से अगर हवाएं चलती हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अगर 154 से 173 किलोमीटर घंटे की चलती हैं तो थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर उससे थोड़ा गंभीर हो जाता है तो थर्ड श्रेणी होती है। अगर 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर हवाएं चलती हैं तो विनाशकारी क्षति हो सकती है। अगर
उससे भी गंभीर होगा तो फोर्थ श्रेणी आ जाती है, जब हवाएं 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और पांचवा तो पूछो ही मत, 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की अगर होती है तो बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। इसके बाद में हम देखेंगे केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। जो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल में है क्या, और इसके जो फायदे होंगे वो क्या क्या होंगे, किन किन लोगों के इनके फायदे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है केरल सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, कौन सा, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट द्वारा दिसंबर 2020 तक गरीब परिवारों, सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक, 2000 दिसंबर 2020 तक। किसने, केरल सरकार ने। क्या करने का, सार्वजनिक स्थानों पे और जो गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट मुहैया करवाने का। तो ये एक अच्छी पहल है केरल सरकार द्वारा। अगर इसके मुख्य बिंदु की बात की जाए तो प्रमुख बिंदु इसके क्या होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य केरल सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है। क्या कहा गया है, इस परियोजना का जो मेन जो मोटिव है वो क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस को नागरिक का भी अधिकार बनाना। जैसे हमें फ्रीडम है यहाँ पे, तो स्वतंत्रता का हमें अधिकार है, उसी प्रकार इंटरनेट एक्सेस को भी नागरिक का अधिकार बनाना। सेकंड, इस परियोजना का लक्ष्य जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। और थर्ड, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह परियोजना भारतीय राज्यों के बीच अपनी तरह की पहली किंतु भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के समान है। यह परियोजना जो है भारतीय राज्यों के बीच में अपनी तरह की सबसे पहली है, लेकिन किसके बराबर की है, तो भारत नेट परियोजना के बराबर की ये जो है पॉलिसी है। इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। यहां पे आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, UNAIDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC जिसकी शॉर्ट फॉर्म है द्वारा की गई थी। सेकंड क्या है, यह वर्ष 2050 तक विश्व से एड्स को समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। यहां पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक। केवल एक क्यों सही होगा और 2 नंबर क्यों गलत होगा, क्योंकि यह वर्ष 2050 नहीं बल्कि यह वर्ष 2030 तक विश्व से एड्स को समाप्त करने की वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सिर्फ सही होगा। इसके साथ स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा की गई है। जो HIV जो है, HIV की रोकथाम के लिए वैश्विक निवारण गठबंधन यानी कि ग्लोबल प्रिवेंशन कोलाइशन की मंत्री परिषदीय बैठक, जिसे वैश्विक HIV रोकथाम गठबंधन की ओर से UNAIDS और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए वर्ष 2016 की UNGA प्रतिबद्धता के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण पे चर्चा की गई। उसके बाद में अपनी 37वीं बैठक में UNAIDS, कौन सा, UNAIDS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ने वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए जो है एक नई रणनीति अपनाई है। और जो UNAIDS है वर्ष 2016-2021 की रणनीति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पहली है जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंध है, जिसे अगले 15 वर्षों में वैश्विक विकास नीति के लिए रूपरेखा तैयार की। और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक एड्स महामारी को जो है खत्म करना सॉरी।
इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिल्लन बर्रे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे अगेन आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, यह दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार के केवल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों में पाया जाता है। दूसरा क्या है, इस सिंड्रोम से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो यहां पे जो पहला हमारी जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली गलत होगी, क्योंकि यहां पे क्या कहा गया है, केवल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों में पाया जाता है। जरूरी नहीं है कोरोना वायरस के रोगियों में ही इसके जीबीएस के लक्षण पाए जाएं। सेकंड हमारा सही होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, केवल दो। इस सिंड्रोम से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। जो पहला है वो ठीक, पहला जो है हमारा वो ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के साथ साथ अतीत में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के मरीजों में जीबीएस के लक्षण दिखाई दिए थे, जैसा कि जिका, एचआईवी या फिर हर्पिस वायरस। ये सब उस टाइम में लोगों में संक्रमित लोग उस टाइम भी पाए गए थे। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस से ही संक्रमित लोगों में जीबीएस के लक्षण पाए जाएं। इससे पहले भी जीबीएस के लक्षण देखे जा चुके हैं। और सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी वो ठीक क्यों है, क्योंकि इस प्रकार से ग्रसित रोगी की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस को मारने के प्रयास में गलती से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे शरीर के अंगों की कार्य करने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। और प्रीदीय तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से संबंधित होता है। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहां पे हमारी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं इसको भी। यहां पे क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपको, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे फिर से आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, यह केरल राज्य बिजली बोर्ड जिसकी शॉर्ट फॉर्म KSEB है और केरल राज्य IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है। दूसरा, इस परियोजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे यानी कि जो BPL जिनको बोला जाता है, जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही होने के कारण हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, एक और दो दोनों। क्योंकि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है। 1548 करोड़ रुपए की KFON परियोजना में 50% हिस्सेदारी KSEB के पास, बाकी हिस्सेदारी जो है केरल राज्य IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास है। इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं। और यही जो रीजन है, इसी रीजन से हमारा जो ऑप्शन ए है वो ठीक हो जाता है। सॉरी, पहली स्टेटमेंट जो वो ठीक हो जाती है। बात आती है सेकंड स्टेटमेंट ठीक क्यों है, क्योंकि इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो केरल सरकार द्वारा इंटरनेट एक्सेस को नागरिक अधिकार बनाने संबंधी अवधारणा को पूरा करना है। और इस परियोजना का जो लक्ष्य है गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको BPL बोला जाता है, जीवन जीने वाले 20 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त उच्च गति के इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। और इसीलिए स्टेटमेंट जो दो है हमारी, ये भी हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। इसके बाद में हमारा आज का 9th क्वेश्चन होगा। 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री सक्षम खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इसकी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है
वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट जो दी गई हैं ये दोनों ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संबंधित हैं, और इसीलिए हमारा जो आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्योंकि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित तो योजना है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की गई है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 हमारी ठीक हो जाती है। बात आती है दूसरी स्टेटमेंट ठीक क्यों है, क्योंकि इस योजना का जो उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र से जुड़े कृषि उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी उत्पादों को भी सहायता प्रदान करना, जो इसका मेन मोटिव जो है वो है। इसके बाद में आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। क्या पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में जो हमारे पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरवीर जी महाराज की 191 किसकी, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीचर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के कहां पर, पाली जिले में, कौन से जिले में, राजस्थान के पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है। इसमें 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है। इन 8 धातुओं में तांबा जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। उसके बाद में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीचर जी महाराज वर्ष 1870 से लेकर 1954 तक, 1870 में वो पैदा हुए थे और 1954 में उनका निधन हो गया था। अपने संपूर्ण जीवन में जैन संत के रूप में निष्ठापूर्वक और समर्पित रूप से भगवान महावीर के संदेश को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी जो श्री विजय वल्लभ सुरवीचर जी महाराज ने जनता के कल्याण के लिए, शिक्षा के प्रचार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी बहुत परिश्रम किया। उन्होंने प्रेरणादायक साहित्य, कविता, निबंध, भक्ति भजन की भी रचना की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वदेशी को अपनाने का समर्थन भी उन्होंने किया। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर जो है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, तब तक बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि करंट अफेयर आपको कैसा लगता है, ताकि हम भी अगर कोई गलती होती है तो पता चले।